पाकिस्तान के सिर पर नाचती मौत का नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर बंधकों और फौजियों को मार डालने वाला खूंखार संगठन है बीएलए। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर बड़ी तादाद में सैनिकों की हत्या करने वाला बीएलए। चीनी ठिकानों और चीनी लोगों को निशाने पर लेने वाला बीएलए। पाकिस्तान में खून खराबा, दहशत, कोहराम का दूसरा नाम बीएलए। और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए सिर पर कफन बांधकर चलने वाला बीएलए। आखिर क्या है बीएलए और बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई किस लिए? यह समझने के लिए आज के इस एपिसोड में मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और इस सफर पर अब आपको आगे लेकर चलता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सूबा है जिसका नाम है बलूचिस्तान और उसका जो पूरा रकबा है यानी क्षेत्रफल जर्मनी जैसे देश के बराबर और आबादी महज 1.5 करोड़। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पूरे देश की 44% ज़मीन बलूचिस्तान सूबे में आती है। बलूचिस्तान यानी कि बलूचों का स्थान, जिसकी राजधानी है क्वेटा। एक जातीय समूह जो बलूच भाषा बोलता है और उसकी लगभग 70% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। बाकी बलूच ईरान के दक्षिणी पूर्वी सूबे जिसको हम सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं और अफगानिस्तान में निमरूज, हेलमंद और कांधार के बीच रहते हैं। ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है और ये सारे बलूच सुन्नी मुसलमान। बलूचिस्तान रेगिस्तान, दर्रों और पहाड़ों का एक बीहड़ इलाका है जिसमें आबादी पसरी हुई है, बहुत स्कैटर्ड। पाकिस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ सूबा, जबकि खनिज संपदा के मामले में बहुत संपन्न। बलूचिस्तान तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और दूसरे इस तरह के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उससे भरपूर। बलूचों को हमेशा से लगता रहा है कि उनके संसाधनों का दोहन करके पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में तरक्की तो की जाती है, बेहतरी वहाँ की जाती है, लेकिन उनके हालात लगातार बद से बदतर होते हैं। बलूचिस्तान में बगावत और आज़ादी की जंग का सबसे बड़ा कारण आप इसको ही मानिए। खैर, अब थोड़ा बुनियाद की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ों से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उससे 2 रोज़ पहले यानी कि 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान भी आज़ाद देश के तौर पर खड़ा हुआ। आज़ाद देश के तौर पर यानी कि भारत और पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। वहाँ के मस्जिदों पर कलात, जो उस समय की रियासत थी जिसके तहत यह पूरा इलाका आता था, उसका झंडा फहराया गया और कलात के तब के शासक मीर अहमद खान के नाम का खुतबा पढ़ा। इसका कारण यह था कि बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान भारत और पाकिस्तान किसी के साथ जाना नहीं चाहते। बलूचिस्तान का स्टेटस क्या होगा, इस पर दिल्ली में 4 अगस्त 1947 को एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मीर अहमद खान यानी कि बलूचिस्तान के शासक भी मौजूद। जिन्ना ने बलूचिस्तान की आज़ादी की वकालत की। जिन्ना ने, इसका कारण ये था कि जिन्ना को मीर अहमद खान ने अपनी तरफ से वकील नियुक्त कर रखा। दरअसल 1946 में ही यह बात साफ हो गई थी कि अंग्रेज जाने वाले और आज़ादी मिलने वाली। मीर अहमद खान ने अंग्रेज़ों के सामने बलूचिस्तान का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था। ऐसे में जिन्ना पाकिस्तान तो चाह रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क की हैसियत मिले इसकी भी पैरवी कर रहे थे। अंग्रेज़ों को यह फैसला मुनासिब नहीं लग रहा, अंग्रेज़ों को। इसलिए 12 सितंबर 1947 को ब्रिटेन ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके ये ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अलग देश नहीं है। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने की या उठाने की क्षमता नहीं। लेकिन कलात रियासत के खान यानी कि शासक मानने को तैयार थे। उन्हें यह भी यकीन था कि जिन्ना खुद ऐसा चाहते हैं तो फिर उनके रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मगर बात बदल चुकी थी। जिन्ना का मन भी बदल गया था। बलूच राष्ट्रवाद पर एक बहुत अच्छी किताब है, बलूच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980।
इसके लेखक हैं ताज मोहम्मद बेसिब्री। वे लिखते हैं कि कलात के खान बातचीत के लिए अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान गए, लेकिन उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। इससे संकेत पाकिस्तान ने साफ दे दिया था। जिन्ना और खान के बीच जो बैठक हुई उसमें जिन्ना ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के विलय का प्रस्ताव रखा। खान तैयार नहीं थे, होना भी नहीं था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कई जनजातियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इतने बड़े सूबे के बारे में वो अकेले फैसला नहीं कर सकते। बलूचिस्तान क्या चाहता है ये जाकर के उनको पूछना पड़ेगा। लिहाजा जब वे लौटे तो बलूचिस्तान की विधानसभा की बैठक बुलाई और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से विलय का प्रस्ताव रखा। इसका उस सदन में पुरजोर विरोध है, लेकिन पाकिस्तान अपना दबाव लगातार बढ़ाता चला जा रहा। खान को लग गया था कि या तो विलय करना होगा या फिर पाकिस्तान से जंग करना। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और अपने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज से कहा कि आप सेना और लड़ाई का साजो सामान उसका इंतजाम करो। दिसंबर 1947 का महीना था और जनरल परवेज हथियार खरीदने के लिए लंदन के दौरे पर गए। ब्रितानी सरकार ने उनको साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान की सरकार हामी नहीं देती है, मंजूरी नहीं देती है, तब तक आपको कोई भी सैन्य मदद नहीं दी जाएगी, आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। जिन्ना को खान का इरादा समझ में आ गया। दुश्रा-ए सैयद एक किताब लिखते हैं, द सक्सेशन ऑफ कलात, मिथ एंड रियलिटी। उसमें कहते हैं कि जिन्ना ने 18 मार्च 1948 को खारन, लासबेला और मकरान यानी कि बलूचिस्तान के भीतर इन 3 इलाकों को अलग करने की घोषणा की। इस फैसले से कलात चारों तरफ से घिर गया। पाकिस्तान के तेवर को देखते हुए कलात के खान ने भारत और अफगानिस्तान से मदद की गुहार की, लेकिन दोनों देशों ने खुद को इससे अलग रखा। आखिरकार 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुसी और खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं था। इधर भारत ने 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो से, जो राज्य विभाग के उस समय के सेक्रेटरी थे बीपी मेनन, उनके हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। अगर बाद में तब के गृह मंत्री सरदार पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन नहीं किया होता तो इतिहास में दर्ज हो गया होता कि हाँ ऐसा ही हुआ था, लेकिन दोनों नेताओं ने उसका खंडन कर दिया। अगर आप देखें तो 12 अगस्त 1947 से लेकर के 26 मार्च 1948 तक, यानी कि 227 दिनों तक बलूचिस्तान आज़ाद देश की हैसियत में रहा। पाकिस्तान के फौजी ताकत से विलय के बाद बलूचों के भीतर पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा हुई और वही नफरत लगातार खून खराबे और जंग की शक्ल में आपको दिखती रही। ये बलूचिस्तान की आज़ाद होने से लेकर के पाकिस्तान के आज तक की कहानी है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ती चली गई और पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए। जो सबसे हालिया विद्रोह था वो 2005 में हुआ और वो आज की तारीख तक लगातार चलता जा रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के खान का जो रवैया था वही हिंदुस्तान में हैदराबाद के निज़ाम था। ये दोनों रियासतें आज़ाद होना चाहती थी। हैदराबाद रियासत का जो कुल इलाका उसमें था वो 80,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा था, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों देशों को आप जोड़ देते हैं उसके क्षेत्रफल से भी ज़्यादा। हैदराबाद के निज़ाम ने भी ब्रितानी हुकूमत को ये कह दिया था कि उनकी रियासत भारत का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता वे भी युद्ध के लिए साजो सामान इकट्ठा करने की खातिर इंग्लैंड गए थे। आखिरकार भारत को अपनी सेना हैदराबाद में घुसानी पड़ी। सेना को उस अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो, जो 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ और 18 सितंबर को वो खत्म हुआ क्योंकि हैदराबाद भारत का अंग बन गया, विलय हो गया। यानी कि बलूचिस्तान मार्च 1948 तक तो हैदराबाद सितंबर 1948 तक आज़ाद रहा। पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार हैं याकूब खान बंगाश। उनकी किताब है अ प्रिंसली अफेयर और उसमें भी लिखते हैं कि खान ऑफ कलात और KSNP यानी कलात स्टेट नेशनल पार्टी, जो कलात रियासत थी उसकी एक बड़ी पार्टी थी और दोनों वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक थे। इसका सबूत यह भी है कि तब वहाँ 2 सदनों वाली संसदीय व्यवस्था थी।
ताज मोहम्मद बेसिल जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया था, उनकी जो किताब बलोच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980, इसका भी हवाला मैंने ऊपर दिया है। उसमें वो कहते हैं कि 1947 में मीर गौस बख्शी बिजेंजो कलात स्टेट नेशनल असेंबली के मेंबर थे और दिसंबर 1947 में असेंबली की दीवाने मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति ईरान और अफगानिस्तान की तरह अलग है। अगर मुसलमान होने के नाते हमें पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए तो फिर ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को फौजी ताकत से मिला तो लिया, लेकिन बलूचों ने कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप नहीं माना। इसलिए आप लगातार वहां जंग देखते हैं। पाकिस्तान का संविधान 1956 में लागू और उसी के साथ जिन देशी रियासतों का विलय किया गया था वे सेना और नौकरशाही के नियंत्रण में आ गए और यह शिकंजा लगातार कसता चला। मैं याकूब खान बंगाश के प्रिंसिपल अफेयर का जो जिक्र लगातार करता जा रहा हूं, उसको फिर से यहाँ कोट करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें वो लिख रहे हैं कि रियासतें भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा तो हो गई, लेकिन सामाजिक तौर पर वे मिल नहीं पाए। कलात में राजनीतिक गतिविधियों के लिए बहुत गुंजाइश नहीं थी, इसलिए बलूचों की अंडरग्राउंड बगावत शुरू हुई। जो पहली बगावत थी वह बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के तुरंत बाद ही हो गई, यानी कि मार्च 1948 के तुरंत बाद। कलात के शासक मीर अहमद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों की एक टुकड़ी तैयार की, लेकिन उस बगावत का पाकिस्तान ने दमन कर दिया। वो पहली बगावत थी। करीम खान समेत उनके कई लड़ाके गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान की जो फौज है पूरी ताकत के बावजूद बलूचों का जंग नहीं रोक सकती, चाहे 1950 हो या 60 का दशक या 70 का। बलूचों ने पाकिस्तान सरकार की नींद हराम कर रखी। 70 के दशक में ही बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA वजूद में आई। तब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी और BLA ने सशस्त्र विरोध शुरू किया, लेकिन भुट्टो का तख्ता पलटकर जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह के तौर पर आए तो उन्होंने बलूच नेताओं के साथ बातचीत की और BLA का उस बातचीत के बाद अस्तित्व लगभग खत्म। तमाम बड़े नेताओं और कमांडरों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में वो शामिल हुए। हालात बिगड़ने शुरू हुए सन 2000 और उसके बाद पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके जनरल मुशर्रफ आए और कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ के इशारे पर 2000 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नवाब मर्री की हत्या करी। पाकिस्तानी सेना ने इस केस में बलूच नेता खैर बख्श मर्री को गिरफ्तार किया। मर्री बलूचिस्तान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। उनकी एक आवाज पर पूरा बलूचिस्तान खड़ा हो जाता था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बलोच फिर भड़क गए और वहां से जो गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ वो आज तक चलता चल रहा है। बलूच नेता खैर बख्श मर्री के बेटे हरबियार मर्री आज भी पाकिस्तान से बाहर ब्रिटेन में रहते हैं और बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग चलाते हैं। पाकिस्तान की तमाम सरकारों ने हरबियार मर्री से बीच बीच में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात बनी नहीं। जो 2000 का वक्त था जिस समय खैर बख्श मर्री की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद बलूचिस्तान में जो आग भड़की वह 2005 में और भयानक हो गई। हुआ ये कि 2-3 जनवरी की दरमियानी रात एक महिला डॉक्टर जिसका नाम शाजिया खालिद था, उनका एक पाकिस्तानी कैप्टन ने रेप किया। यह कांड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले अस्पताल जो बलूचिस्तान के ही डेरा बुक्ती इलाके में था, एक सुई स्थान है वहां हुआ। कैप्टन को गिरफ्तार करने की जगह उसको बचाया जाने लगा। उसके पीछे थे पाकिस्तान के तब के सैन्य तानाशाह जनरल मुशर्रफ। कैप्टन उनका बड़ा खास था। आखिरकार डॉक्टर शाजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए, मगर डेरा बुक्ती के लोगों ने, या यूं कहिए कि बुक्ती कबीले ने, उस घटना को अपनी इज्जत का सवाल बनाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके और बुक्ती कबीले के कद्दावर नेता अकबर खान बुक्ती ने बदला लेने की कसम खाई। मर्री के बाद दूसरे बड़े नेता थे बुक्ती साहब।
वे तब तक बीएलए की कमान अपने हाथों में ले चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। बलूच विद्रोहियों ने जो सुई इलाका था, जहां अस्पताल था, जहां रेप हुआ था, वहां एक गैस फील्ड थी, उस पर रॉकेट से हमला किया, बड़ा हमला। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। जनरल मुशर्रफ जो बलूचियों के खिलाफ लगातार नफरत से भरे हुए थे, उन्होंने 5000 अतिरिक्त सैनिकों को बलूचिस्तान भेजा बलूचियों की बगावत को कुचलने के लिए। 17 मार्च 2005 की रात अकबर खान बुख्ती के घर पर पाकिस्तानी सेना ने बमबारी की। 67 लोगों की जान गई और बुख्ती खानदान की इस हत्या ने आग में घी का काम किया। खून खराबा और बढ़ा। अकबर खान बुख्ती के घर पर हमले के 1.5 साल बाद 26 अगस्त 2006 को डेरा बुख्ती इलाके में ही भाम्बूर हिल्स है और उस हिल्स की एक पहाड़ी पर बमबारी की गई फौज की तरफ से। गुफा में अकबर खान बुख्ती उनके लड़ाके जो छिपे हुए थे मारे। अकबर खान बुख्ती के मारे जाने के बाद उनकी हत्या ने बलूचों को आर पार वाली जंग में उतार दिया। बलूचों ने न सिर्फ पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला किया बल्कि जनरल मुशर्रफ को भी मारने की कोशिश की। वो बच गए थे। अकबर खान बुख्ती के बाद नवाबजादा बलूच मिर्री बीएलए की कमान संभालने आए, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उनको भी 2007 में मारा। बीएलए के कमांडर बदलते रहे लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग को रुकने नहीं दिया। 2011 में बीएलए ने अपना एक आत्मघाती दस्ता तैयार किया जिसको कहते हैं मजीद ब्रिगेड। इस ब्रिगेड का नाम 2 भाइयों के नाम पर रखा गया जिन्हें मजीद लैंगो कहा जाता है। इस ब्रिगेड ने 30 दिसंबर 2011 को एक आत्मघाती हमला किया। उसका पहला हमला था और उसमें 14 लोग मारे गए, 35 घायल। इसके बाद यह संगठन लंबे समय तक शांत रहा और 2018 से यह फिर खड़ा हुआ और इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उस साल उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर दलबंदनी एक जगह है, वहां चीनी इंजीनियरों की बस थी, उसको निशाना बनाया। और फिर कराची में चीनी दूतावास में जो हमला हुआ था वह भी इसी ने किया। बीएलए के चीन को निशाने पर लेने का कारण है सीपीसी, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन के शिनजियांग प्रोविंस से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच 3000 किलोमीटर का गलियारा है, जिसको चीन की आप वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी का हिस्सा कह सकते हैं, हिस्सा है। चीन इस पर अब तक $62 अरब से ज्यादा खर्च कर चुका है। 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीपीसी की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल अपने माल को सेंट्रल और वेस्ट एशिया में भेजने के लिए करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान और फौजी अफसरान इस प्रोजेक्ट से लगातार मालामाल होते चले गए, क्योंकि चीन मन मर्जी से काम करने के लिए उनके मुंह में रिश्वत की मलाई लगातार भरता गया। बलूचों को लगता है कि उनकी जमीन, साधन, संसाधन सब लूटा जा रहा है। बाकी पाकिस्तान में ऐश चल रही है, वहां बेहतरी है, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं। इसलिए वे चीनियों को भी लगातार निशाने पर लेते हैं। चीन ने ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवल बेस बना लिया। खबर यह भी है कि चीन $150 मिलियन की लागत से 5 लाख चीनियों के रहने के लिहाज से ग्वादर में एक पूरा टाउनशिप तैयार किया। ग्वादर के 24 वर्ग किलोमीटर के इलाके में यह पाकिस्तान का पहला शील्ड सिटी होगा, जिसमें कोई पाकिस्तानी नहीं, बलूच नहीं। इसका कारण बीएलए है, जिसके हमलों ने पाकिस्तान ही नहीं चीन की भी नींद हराम कर रखी। दरअसल आप देखेंगे तो 2018 में जब मजीद ब्रिगेड दोबारा सक्रिय हुआ, उसी साल बीएलए की कमान बशीर ज़ेब के हाथ में। बशीर ने आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया और खास करके बलूच महिलाओं को उन्होंने शामिल किया। वे महिलाएं बुर्के के नीचे बम से लैस जैकेट पहनकर हमलों को अंजाम देती रही। बशीर की अगुवाई में बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना पर हमले किए बल्कि चीनी सैनिकों को भी निशाना बनाया। अगर आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के आंकड़े को देखेंगे तो वो कहता है कि पाकिस्तान में 2024 में 504 हमले हुए, जिनमें 388 मौतें हुई, और 2023 में कहीं ज़्यादा, उस साल 116 हमलों में 88 लोगों की जान गई। 2024 का सबसे खतरनाक हमला क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जहां बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया।
और उसमें 25 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन बीएलए चीफ बशीर ज़ेब की ही मार्च 2025 में इराक में हत्या कर दी। यह हत्या पाकिस्तान में बीएलए के ट्रेन हाईजैक करने और यात्रियों फौजियों की हत्या करने के कुछ ही दिनों के भीतर। बशीर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे मार दिया जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा, और हुआ भी ऐसा ही। वे जहां छिपे हुए थे, ठीक उसी जगह बशीर को गोली मार दी गई। बलूचिस्तान की कहानी में एक और एंगल, और वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 900 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। ड्यूरन लाइन का हिस्सा वो है। इस सीमा के दोनों तरफ बलूच और पख्तून दोनों कबीले रहते हैं। बलूच अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं और पख्तून बलूचिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत चलाने। खैबर में टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा खूंखार संगठन खून खराबा करता है, दहशत मचाए रहता है। और बलूचिस्तान में बीएलए है, जिसने पाकिस्तानी फौज पर कहर बरपा रखा है। बलूचों और पख्तूनों का दुश्मन पाकिस्तान, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बलूचों और पख्तूनों के बीच यही रिश्ता है। पाकिस्तान में बलूचों के संघर्ष और उनकी बगावत को लेकर के 1947 से लेकर के 2025 के बीच जो स्थिति रही है, वो पूरी तस्वीर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, ताकि सिलसिलेवार तरीके से आपको हर बात पता चल जाए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।